हेलो बच्चों, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैग्नेटिज्म का, परमानेंट मैग्नेटिज्म का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैग्नेटोमीटर। मैग्नेटोमीटर, इसलिए ध्यान से देखिए, और यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इवन मैग्नेटोमीटर जो है आपका एक्सपेरिमेंट भी है, जो आप लोग किए हैं या नहीं किए हैं, किए हैं या नहीं किए हैं इसका एक्सपेरिमेंट। अच्छा चलिए ठीक है, किए हैं तो अच्छी बात है, और नहीं किए हैं तो और अच्छी बात है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर अगर आप देख लीजिएगा तो एक्सपेरिमेंट में भी आपको सुविधा मिलेगी मैग्नेटोमीटर। और देखो मैग्नेटोमीटर जो है, मैग्नेटोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका बेसिक वर्क है, जिसका काम है दो मैग्नेट के मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो निकालना। दो मैग्नेट के मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो निकालना, मतलब M1 और M2 का रेशियो निकालना। दो मैग्नेट के मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो निकालना, ये फाइनल टारगेट होता है मैग्नेटोमीटर का। इस टॉपिक का ये फाइनल टारगेट होता है M1 और M2 का रेशियो निकालना। और दूसरा M और BH, इस दोनों का भी रेशियो निकालना। BH जो है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, या इसको अर्थ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी कहा जाता है। तो M और BH इसका रेशियो निकालना, और M1 और M2 इसका रेशियो निकालना। M1 और M2 का रेशियो निकालना मतलब दो मैग्नेट के मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो निकालना, यह मैग्नेटोमीटर का फाइनल टारगेट होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग मैग्नेटोमीटर को स्टडी करने से पहले इसमें एक चीज़ है जिसको जानना ज़रूरी है, और वह है टेंजेंट लॉ। इसके लिए आपको टेंजेंट लॉ की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले टेंजेंट लॉ को हम लोग देखते हैं, जिसका कि मैग्नेटोमीटर में काम पड़ता है। तो पहले टेंजेंट लॉ क्या है ये हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए साहब, इसके लिए क्या किया गया है, दो मैग्नेटिक फील्ड है, एक B1 है और दूसरा B2 है। एक B1 है और दूसरा B2 है। रुमाल किधर है? दो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है, एक B1 है और दूसरा B2 है। एक B1 है और दूसरा B2 है। B1 मैग्नेटिक फील्ड आपका इधर है और B2 आपका इधर है। यहाँ पर दो मैग्नेटिक फील्ड है, कौन कौन सा? B1 आपका इस डायरेक्शन में है और B2 आपका इस डायरेक्शन में है, ठीक है। वर्टिकली आपका B2 है और इधर जो है आपका ये B1 है। दो मैग्नेटिक फील्ड है, और इस दो मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी मैग्नेट को रखा गया है या मैग्नेटिक डाइपोल को रखा गया है, इसलिए कि कोई भी मैग्नेट मैग्नेटिक डाइपोल का काम करता है। कोई भी मैग्नेट मैग्नेटिक डाइपोल का काम करता है। कोई भी छोटा मैग्नेट मैग्नेटिक डाइपोल का काम करता है ना। समझने के लिए यहाँ पर हम लोग इससे समझेंगे, मान लो कि सपोज है ना, यही मैग्नेटिक डाइपोल है। ये छोटा तो नहीं है ना, बड़ा है, लेकिन समझने के लिए ज़्यादा अच्छा है। छोटा में समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आई बात समझ में? जरूरत पड़ेगा तो इसका दूसरा भी इस्तेमाल गुरुजी करते हैं, है ना। नहीं, अच्छा उसको नहीं करना, अच्छा ठीक बात है, तो इसको नहीं, ऐसे ही समझ जाओगे तो काहे के लिए करेंगे। देखो दर्शित लगा हुआ है ना, तो फिर करना पड़ेगा ना, है ना। जा देखना, इधर भी गरीब आदमी है, ठीक है। देखो जैसे मान लो यही एक डायपोल है, मैग्नेटिक डायपोल है, ये ऐसे रखा गया, ठीक है, बात समझा। और यहाँ पर जो है ये प्लस M है और ये माइनस M है, ठीक है। ये प्लस M है, दिया ही हुआ है, देखो प्लस M का साइन दिया हुआ है, और यहाँ पर ये माइनस M है। अब ये बताओ, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड B1 है, तो इसका मतलब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड अगर ये B1 है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, ठीक है। यहाँ जैसे B2 है तो इसका मतलब इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, समझने के लिए। अब यहाँ देखो, जैसे ये मैग्नेटिक डाइपोल रखा गया है, ध्यान से देखिए,
तो इस पर जो फोर्स लगेगा इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, B1 की वजह से किधर लगेगा ये बताओ तो। B1 की वजह से किधर लगेगा? इधर लगेगा, देखो तो इधर लगेगा। कोई तकलीफ इसमें? लगेगा कि नहीं? इधर लगेगा, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस M है तो इधर लगेगा फोर्स। और फोर्स जो लगेगा इस पोल स्ट्रेंथ पर, M1 जो पोल स्ट्रेंथ है, मतलब ये नॉर्थ पोल होता है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा कितना लगेगा? MB1। फोर्स मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी पोल पर क्या लगेगा? F = MB होता है। तो यहाँ पर क्या लगेगा? MB1। क्या लगेगा? MB1। और उसी तरह से अगर यहाँ पर ये साउथ पोल है, मतलब निगेटिव पोल, तो इस पर जो फोर्स लगेगा साहब किधर लगेगा? इधर लगेगा, है ना। पॉजिटिव पोल है तो इधर लगा, तो निगेटिव पोल होगा तो किधर लगेगा? इधर लगेगा। बोलो कोई तकलीफ है इसमें? क्लियर है ना। उसी तरह से अब इधर वाला B2 है, ये पॉजिटिव है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा? F2 कितना होगा? MB2 हो जाएगा। B2 है मैग्नेटिक फील्ड, इस पोल पर जो फोर्स लगेगा MB2 इधर लगेगा, और इधर भी जो फोर्स लगेगा F2 कितने के बराबर होगा? MB2। बोलो कोई तकलीफ इसमें? क्लियर है, ठीक बात है। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये पॉजिटिव पोल है, मतलब नॉर्थ पोल, इस पर फोर्स इधर, ठीक है, और इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण इधर। उसी तरह से यहाँ भी इस पर निगेटिव पोल है ये आपका, तो इस पर फोर्स इधर F1 और F2 किधर? इधर। तो अब यहाँ पर देखो, इस तरह से दो मैग्नेटिक फील्ड के बीच यह जो डायपोल है ये आपका मान लो कि बैलेंस है। सपोज अगर ये डायपोल बैलेंस है, मान लो यह जो B1 मैग्नेटिक फील्ड है ये इसको किधर के तरफ रोटेट करेगा? B1 जो है यह जो इसको टॉर्क प्रोवाइड करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड, मतलब यह फोर्स F1 मान रहे हैं, इस F1 के वजह से जो टॉर्क लगेगा वो इधर लगेगा। मान लेते हैं τ1, इसको τ1 इधर, मतलब ये क्लॉकवाइज खींचेगा, और यह जो फोर्स लग रहा है F2 ये इसको किधर के तरफ घुमाएगा? ये इधर घुमाएगा। मान लेते हैं τ2, तो ये इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा, और यह जो है इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। ये इसको इधर खींचना चाहेगा और यह इसको इधर खींचना चाहेगा कि नहीं? F1 की वजह से कौन सा टॉर्क लगेगा? क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? कौन लगेगा टॉर्क? क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। और F2 के वजह से एंटी क्लॉकवाइज। और अगर ये बैलेंस होता है तो इसका मतलब है कि दोनों टॉर्क एक दूसरे को बैलेंस करेगा, है ना। मान लो इसको इधर कोई खींचे, दूसरा इधर खींच रहा है, ठीक है, ये इधर और कोई इधर खींच रहा है, तो क्लॉकवाइज मतलब इधर घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज मतलब इधर घुमाएगा। और अगर दोनों टॉर्क बराबर हो जाए, दोनों फोर्स, दोनों तरफ का टॉर्क बराबर हो जाए, फोर्स बराबर नहीं बल्कि टॉर्क बराबर हो जाए, तो इसका मतलब ये कहीं नहीं जाएगा, मतलब ये स्थिर रहेगा, ठीक है। ये एक इधर लगा रहा है और एक इधर लगा रहा है, तो ये बीच में मान लो कि अस्थिर है। आई बात समझ में? बात क्लियर हुआ कि नहीं? तो यहाँ पर सबसे पहले ये बताइए कि ये टॉर्क जो है τ1 ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज टॉर्क कितना होगा? क्लॉकवाइज टॉर्क, या सिर्फ टॉर्क भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, τ1। तो ये कितना होगा? टॉर्क होता क्या है आपका? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क क्या होता है साहब? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही ना होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और फोर्स के स्थान पर क्या? MB1 इधर वाला ले रहे हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाली बात अब आती है। अब यहाँ पर देखो, इस चीज़ को समझना जरूरी है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा। तो यह डायपोल है और मान लेते हैं कि इसका जो लेंथ है ये कितना है? 12 है। ये लेंथ कितना है? 12 है। और ये भी मान लेते हैं, ध्यान से देखिए, कि यह जो
एंगल है, ये वाला एंगल मान लेते हैं कि थीटा है। जरा ध्यान से देखिए, ये एंगल थीटा है। तो अगर ये एंगल थीटा हुआ, देखिए अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। देख लो, अल्टरनेट एंगल होगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। यस और नो? ये थीटा तो ये थीटा, ठीक है। और ये 2l है साहब, तो ये कितना होगा बताओ तो? 2l cos थीटा होगा। ये 2l cos थीटा, ये कितना होगा साहब? होगा या नहीं? तो ये हो जाएगा 2l sin थीटा। बोलो साहब, कोई दिक्कत इसमें? फिर देख लो, ये एंगल कितना है? थीटा है, तो ये एंगल थीटा होगा या नहीं होगा? होगा। तो ये 2l है, ये थीटा है, तो ये कितना हो गया? थीटा की तरफ cos लेते हैं ना, तो 2l cos थीटा हो जाएगा। और ये वाला कितना हो जाएगा? 2l sin थीटा हो जाएगा। और फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स देखिए, अगर फोर्स हम F1 वाला लेंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसके कौन सा है? 2l cos थीटा या 2l sin थीटा? 2l cos थीटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। आई बात समझ में? फोर्स अगर ये लेते हैं तो ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और फोर्स अगर इधर वाला लेंगे F2 तो ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। बोलो, क्लियर है? तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ पर MB1 ले रहे हैं, मतलब F1 वाला साहब, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2l cos थीटा होगा। बोलो, एनी डाउट? ठीक बात है। तो ये मिल गया साहब τ1। उसी तरह से अब क्या निकालना है? τ2 निकालना है। क्या निकालना है? उसी तरह से सिमिलरली τ2, जो कि आपका कैसा टॉर्क होगा? एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होगा। τ2 कैसा टॉर्क होगा? एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। चूंकि टॉर्क का जो डायरेक्शन लिया जाता है, टॉर्क कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर तो है ही, और एक खास तरह का वेक्टर है साहब। कैसा वेक्टर है? या खास तरह का वेक्टर है। हाँ विक्रम, कैसा वेक्टर है? तो खास तरह का वेक्टर है। नहीं साहब, ये वेक्टर तो है ही, और खास मतलब ये एक्सियल वेक्टर है ना। दो तरह का वेक्टर बताए थे, जानते हैं आप, एक पोलर वेक्टर और दूसरा एक्सियल वेक्टर, है ना। कैसा वेक्टर है? हाँ, फिर बोला खास तरह का वेक्टर है या एक्सियल वेक्टर है, ठीक है। तो कहने का मतलब एक्सियल वेक्टर में जो डायरेक्शन होता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, है ना। कहीं भी जो एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन होता है वह क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डिसाइड होता है। बाकी वेक्टर का डायरेक्शन तो सीधा इधर या इधर चलेगा, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसे और ऐसे चलता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर हो गया? हाँ, तो τ2 कितना होगा साहब? बोलो तो। देखिए, तो ये फोर्स लेना है MB2, फोर्स के स्थान पर MB2, और फिर यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलो साहब कितना? 2l sin थीटा। तो कितना हो गया साहब? MB2 2l sin थीटा। ये मान लो फर्स्ट और ये मान लो सेकंड। और जब इक्विलिब्रियम की बात करेंगे या बैलेंसिंग की बात करेंगे तो दोनों फोर्स क्या होगा? जब इक्विलिब्रियम की बात करेंगे या बैलेंसिंग की बात करेंगे तो दोनों फोर्स क्या होगा? बराबर होगा साहब। इन द बैलेंसिंग कंडीशन, इन द बैलेंसिंग कंडीशन दोनों फोर्स क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो τ1 बराबर τ2, मतलब इक्वेशन फर्स्ट बराबर इक्वेशन सेकंड। तो इसको जैसे ही बराबर करेंगे तो यहाँ पर जो है हमें टेंजेंट लॉ मिलेगा। देखिए डायग्राम सबका बना हुआ है ना, डायग्राम क्लियर है? तो चलिए अब मैं इसको हटा देता हूँ। जरा ध्यान से देखिए, जैसे ही दोनों को हम बराबर करेंगे तो MB1 2l cos थीटा, उसके बाद MB2 2l sin थीटा। तो बोले साहब M कट गया, 2l भी मैदान साफ हो गया, तो B1 cos थीटा, B2 sin थीटा। अब इसके बाद cos थीटा को इधर भेज दीजिए
तो कितना मिल गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मतलब टेन थीटा। तो B1 बराबर B2 टेन थीटा, B1 बराबर B2 क्या मिला, B1 बराबर B2 टेन थीटा। इसका मतलब, और यही जो है टेंजेंट लॉ के नाम से जाना जाता है। क्यों टेंजेंट लॉ कहा जाता है, तो इसलिए कहा जाता है कि इसमें टेन थीटा लगा हुआ है। क्यों कहा जाता है, इसलिए कि इसमें टेन थीटा लगा हुआ है, और टेंजेंट से ही तो टेन होता है ना, टेंजेंट से टेन होता है, टेन थीटा लगा हुआ है, और इसी वजह से इसको टेंजेंट लॉ कहा जाता है। और दूसरी बात, अगर B2 अगर कांस्टेंट हो, B2 अगर कांस्टेंट हो, तो आप ये कह सकते हैं कि B1 जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेन थीटा। तो B1 जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेन थीटा, और इस वजह से टेंजेंट लॉ कहा जाता है, इसलिए कि ये टेन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, टेन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आई बात समझ में, टेन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बोलो कोई तकलीफ इसमें। तो दूसरी बात, अगर यहाँ पर B2 को अगर हम BH मान लें, जो कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो ऐसे स्थिति में B2 को अगर BH मान लेते हैं तो B1 को B मान सकते हैं, और इस स्थिति में जो फिर फार्मूला बनेगा, या एक फार्मूला बनता है B = BH टेन थीटा, B = BH टेन थीटा। आई बात समझ में। तो टेंजेंट लॉ क्यों कहा गया, ये बात समझ में आया कि नहीं, इसलिए कि मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पर B1 है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेन थीटा, या ये कहें अंदर की बात, अगर B1 को बढ़ाएंगे तो थीटा बढ़ता जाएगा। B1 जितना ज़्यादा होगा थीटा उतना ज़्यादा होगा। ज़रा फिगर आप देखिए, उसमें भी ये बात आपको क्लियर होगा कि जैसे ये रखे थे, इधर वाला B1 था, ये जितना ज़्यादा होगा वर्टिकल से एंगल लिए थे, ये उतना ही ज़्यादा होगा। आई बात समझ में। B1 ज़्यादा होगा तो ये जो मैग्नेटिक डायपोल उतना ही ज़्यादा इधर के तरफ जा कर के स्थिर होगा। B1 कम होगा तो यह ऐसे स्थिर होगा। B1 बढ़ाते जाइए, एंगल इसका वर्टिकल के साथ एंगल लिए थीटा, देखिए जो एंगल जो है लिए थे, याद है ना, ये वर्टिकल लाइन मान लीजिए यही है, ये एंगल थीटा लिए थे। इधर B1 है, ये B1 जितना ज़्यादा होगा ये ऐसे स्थिर होगा, और ज़्यादा होगा तो ऐसे स्थिर होगा। आई बात समझ में, थीटा का वैल्यू बढ़ता जाएगा। यह अंदर की बात है, इस वजह से इसको टेंजेंट लॉ कहा जाता है। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं। तो ये टेंजेंट लॉ था, और इसका एप्लीकेशन मैग्नेटोमीटर में होता है। इसके बाद हम लोग मैग्नेटोमीटर को भी देखेंगे। इसको लिख लीजिए। आइए नेक्स्ट, मैग्नेटोमीटर। अब यहाँ देखिए, टेंजेंट लॉ का मैग्नेटोमीटर में एप्लीकेशन होता है। टेंजेंट लॉ का मैग्नेटोमीटर में एप्लीकेशन होता है। देखो मैग्नेटोमीटर है क्या, तो मैग्नेटोमीटर एक डिवाइस है या इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा कि M1 और M2 का रेशियो निकालते हैं। मतलब दो मैग्नेट के मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो निकालते हैं। दो मैग्नेट के मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो निकालते हैं। ठीक है। तो मैग्नेटोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस थ्रू विच वी डिटरमाइन द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ टू मैग्नेट्स। और ये मेन काम है। और इसके बाद हम लोग दूसरा जो काम इसमें करते हैं, M और BH इस दोनों का भी रेशियो निकालते हैं। M मैग्नेटिक मोमेंट है और BH जो है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, जिसको अर्थ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी कहा जाता है। इस दोनों का रेशियो भी इससे हम लोग निकालते हैं। तो इसी चीज़ को लिखा गया है, वी ऑल्सो डिटरमाइन द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट
एंड अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब M/BH विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटोमीटर। मैग्नेटोमीटर के हेल्प से हम लोग दो मैग्नेट के मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो निकालते हैं, दो मैग्नेट के मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो निकालते हैं। आई बात समझ में? अब यहाँ पर देखिए मैग्नेटोमीटर कितने तरह का होता है, टाइप ऑफ मैग्नेटोमीटर, टाइप ऑफ मैग्नेटोमीटर, ठीक है। मैग्नेटोमीटर जो है वो आपका दो तरह का होता है। मैग्नेटोमीटर कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है। पहला कौन सा? डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर। पहला कौन सा? डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर। और दूसरा जो है ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर, जिसको कि वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर भी कहते हैं। पहला डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर, दूसरा ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर। ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर को वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर या वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर भी कहा जाता है। अब आइए दोनों को हम लोग बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर की। ये लिख लिया आप लोग? क्लियर है? ये लिखा हुआ है ना? अब आइए बात करें डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर की। डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर, डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर देखो, डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसमें डिफ्लेक्शन वाली बात आती है और यह एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर एक एक्सपेरिमेंट है और यह जो ऑपरेटस होता है ये बड़ा सा ऑपरेटस होता है, काफ़ी बड़ा सा। ये जो है 1 से 1.5 मीटर तक का ऑपरेटस होता है। और देखिए इसका जो डायग्राम है, मैग्नेटोमीटर और ये डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर है। अभी आप लोग नहीं बनाइएगा। इस तरह का यह जो वुडन आर्म होता है, ऐसे वुडन आर्म मतलब लकड़ी का, इधर ये लकड़ी का बना हुआ ये आर्म होता है, निकला हुआ होता है, लगभग इधर भी आधा मीटर इधर भी आधा मीटर होता है। और यहाँ पर ये स्केलिंग किया हुआ होता है, ऐसे करके स्केलिंग किया हुआ होता है, ठीक है, ताकि हम देख सकें कि कितने डिस्टेंस पर मैग्नेट को रखा गया है। इस तरह से स्केलिंग किया हुआ होता है और बीच में जो है मैग्नेटिक निडल होता है। बीच में ये आपका मैग्नेटिक निडल होता है। मैग्नेटिक निडल इस तरह से होता है, ये आपका सर्कुलर बॉक्स होता है जिसमें कि मैग्नेटिक निडल है, ये रखा जाता है ऐसे। और ये जैसे मान लो 0 हो गया, यहाँ पे 90, 180, फिर इधर से चले तो फिर इधर 90, ठीक है। इसमें से 270 नहीं होता है, इधर से चलेंगे तो इधर से मेजरमेंट होगा, इधर से चलेंगे तो इधर से मेजरमेंट होगा, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिए, यह जो वुडन आर्म है ये क्या है? वुडन आर्म है, लकड़ी का होता है बना हुआ, वुडन आर्म है, लकड़ी का बना हुआ होता है और इस पर स्केलिंग किया हुआ होता है। अब देखिए इसमें हम लोग करते क्या हैं, यहाँ पर ये मैग्नेटिक निडल होता है और मैग्नेट को रखा जाता है, इस पर मैग्नेट को रखा जाता है ऐसे। अब इसमें देखिए मैग्नेट को रखने का 2 तरीका होता है। क्या होता है? 2 तरीका होता है। एक तो है कि मैग्नेट को आप ऐसे रख सकते हैं और दूसरा है कि मैग्नेट को आप ऐसे रख सकते हैं। उधर ही रखेंगे, बारी बारी से ऐसे रख सकते हैं।
मैग्नेट को एक तरीका है ऐसे रखने का और दूसरा तरीका है ऐसे रखने का। देखो अगर इस तरह से रखते हैं तो इसको बोला जाता है 10A पोजीशन। क्या बोला जाता है? 10A पोजीशन। क्या बोला जाता है? क्या ठंडा गया यार तुम लोग जवान आदमी, क्या बोला जाता है? हाँ ये बात हुई ना, क्या बोला जाता है? 10A पोजीशन, या इसको कहा जाता है गॉसेस 10A पोजीशन। क्या कहा जाता है? देखो 10A पोजीशन 10B पोजीशन कोई बड़ी बात नहीं है, ये सिंपल है। केस 1 और केस 2 कैसे लिखते हैं कहीं भी हम लोग? केस 1 केस 2, तो ये दो केस है। अब 10A पोजीशन इसलिए कहते हैं कि इसमें टेंजेंट लॉ लागू होता है। टेंजेंट लॉ लागू होता है इसलिए 10A पोजीशन कहा जाता है। ठीक है। दूसरी बात इसमें जो है ये गॉस साहब के नाम से इसमें गॉस भी लगाया जाता है, इसलिए गॉसेस 10A पोजीशन भी इसको कहा जाता है। तो 10A पोजीशन कहें या गॉसेस 10A पोजीशन, बात एक ही है। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए पहले कि 10A पोजीशन क्या है, अब ये समझना पहले ज़रूरी है कि 10A पोजीशन क्या है। 10A पोजीशन या इसको क्या बोलते हैं? गॉसेस 10A पोजीशन। तो पहले तो ये समझ गए कि 10A पोजीशन या गॉसेस 10A पोजीशन या गॉस 10A पोजीशन बात एक ही है, और ये कोई बड़ी बात नहीं, सिंपली केस 1 है और केस 2 है। हर जगह लिखते हैं कि नहीं, केस 1 है केस 2 है। तब इसको देखिए कि 10A पोजीशन है क्या। तो हमने क्या कि देखो अगर किसी भी मैग्नेट को ऐसे रखा जाता है, ऐसे रखा जाता है, तो ये क्या कहलाता है? 10A पोजीशन कहलाता है। अब ऐसे रखा जाता है, इसका मतलब हुआ कि इस तरह से रखना ताकि मैग्नेटिक नीडल जो पड़े इसके एक्सियल लाइन पर पड़े। कैसे पड़े? इसके एक्सियल लाइन पर पड़े। आई बात समझ में? अभी देखो मैग्नेट जो इस तरह से रखा गया है तो मैग्नेटिक नीडल कहाँ पड़ा? इसके एक्सियल लाइन पर पड़ा। सीधा लाइन इसको खींचो, ये एक्सियल लाइन पर पड़ा कि नहीं? कहाँ पड़ा? इसके एक्सियल लाइन पर पड़ा कि नहीं? तो इसको बोला जाता है 10A पोजीशन। तो मैग्नेट को इस तरह से रखा जाए ताकि मैग्नेटिक निडल जो पड़े वह एक्सियल लाइन पर पड़े। आई बात समझ में? मैग्नेट इज केप्ट ऑन द आर्म ऑफ मैग्नेटोमीटर सच दैट मैग्नेटिक निडल लाइज ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द मैग्नेट। आई बात समझ में? तो इसी को कहा जाता है 10A पोजीशन। ठीक है। तो आइए पहले यहाँ पर 10A पोजीशन को यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। तो फिर से सुन लीजिए, लिख भी लीजिए। इफ मैग्नेट इज केप्ट ऑन द आर्म ऑफ मैग्नेटोमीटर सच दैट, कैसे रखा जाना चाहिए? सच दैट मैग्नेटिक निडल कैसे रखा जाना चाहिए? मैग्नेटिक निडल लाइज ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द मैग्नेट is known as 10A पोजीशन। क्या कहा जाता है? 10A पोजीशन कहा जाता है। आई बात समझ में? बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्या कहा जाता है इसको? 10A पोजीशन कहा जाता है। बोलो क्लियर है? बोलो कोई कंफ्यूजन इसमें? तो ये आपका 10A पोजीशन हुआ। फिर अगर हम मैग्नेट को ऐसे रख लें तो क्या कहलाएगा? 10B पोजीशन कहलाएगा। अगर ऐसे रखें तो ये तो समझ में आ गया या नहीं आया? या और समझने के लिए मैग्नेट को ऐसे बढ़ा रख लेना, ऐसे
मान लीजिए नॉर्थ साउथ जो भी है, और मैग्नेटिक नीडल को ही ऐसे छोटा कर लीजिए तो शायद ये और क्लियर हो जाएगा। ये मैग्नेटिक नीडल है, ये इसको छोटा साइज में ले लीजिए नीडल। तो ये देखो अब ये ऐसे, अब नीडल जो है ये तो छोटा सा मान लो नीडल है, ये घूम भी सकता है, ये बात अलग है, लेकिन इसके एक्सियल लाइन पर पड़ना चाहिए। तो ये 10A हुआ, ठीक है। अब आइए 10B पोजीशन, 10B पोजीशन, या इसको क्या बोलते हैं, गॉस की 10B पोजीशन, गॉस 10B पोजीशन। ये डायग्राम 10A का है, ठीक है। 10B पोजीशन उसी तरह से, इफ मैग्नेट इज kept on the arm of मैग्नेटोमीटर, कैसे पढ़ना चाहिए इसमें, कैसे पढ़ना चाहिए, सच दैट मैग्नेटिक नीडल लाइज ऑन द, कैसे पढ़ना चाहिए इसमें, कैसे पढ़ना चाहिए, लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होना चाहिए, है ना। इसमें जो है मैग्नेटिक नीडल लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, lies on the perpendicular bisector, lies on the perpendicular bisector of the magnet is known as 10B position। इसको बोला जाएगा 10B पोजीशन। क्या कहा जाएगा इसको, 10B पोजीशन। बोलो ये बात क्लियर हुआ या नहीं, है ना। तो ये 10A पोजीशन के लिए, और 10B में मैग्नेट को ऐसे रखेंगे ताकि जो है कैसे पढ़े, कैसे पढ़ना चाहिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, है ना, ऐसे रखना है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गया। जैसे मान लो मैग्नेट है ऐसे और नीडल हो एकदम ऐसे यहाँ पे, तो यहाँ पर ये सिचुएशन है कि नहीं, बताओ। देखो मैग्नेट को रखा हमने ऐसे ऐसी, तो नीडल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है। बोलो बात समझ में आया कि नहीं। मैग्नेट को ऐसे रखेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर हुआ, तो ये 10B पोजीशन हुआ, और मैग्नेट को अगर ऐसे रखेंगे तो ये 10A पोजीशन हुआ। तो ये पहले पोजीशन की बात हुई। बाकी हम लोग डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर के सहारे कैसे मैग्नेटिक मोमेंट का कंपैरिजन करते हैं, कैसे हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट का कंपैरिजन करते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो अगले क्लास में इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो आज इतना ही। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो चलिए, मैं हूँ RKJ सर, हमारा चैनल छोटा सा इनोवेशन एकेडमी, ठीक है। और फ़ायदा हो रहा हो तो क्या करना है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।